उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का 12वां भाग। लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। जयदेव अपने कमरे में बैठा हुआ था। सामने एलसीडी पर गाने सुन रहा था। वह चाय के मजे ले रहा था। वो केस के बारे में कुछ सोच रहा था। दरअसल जयदेव को गाने सुनने बहुत पसंद थे। अचानक उसके फोन की रिंग बजी। उसने फोन उठाया। हाँ ठीक है, मैं आधे घंटे में आपके घर पर मिलता हूं। जयदेव अगले आधे घंटे में गणेश दत्त के घर पहुंचा। गणेश दत्त उसे घर पर ही मिला। इस समय उसने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था। राम राम गणेश दत्त जी, जयदेव बोला। उस दिन मुझे बताना जरूरी क्यों नहीं समझा जिस दिन मैं व साक्षी आपके पास आए थे? गणेश दत्त बोला। बेटे जयदेव, उस समय हालत मेरे पक्ष में नहीं थे। ऊपर से साक्षी की मौजूदगी में तुमसे वो नहीं कह सकता था जो आज कह सकता हूं। ठीक है गणेश दत्त जी, बताएं क्या बताना चाहते थे? जयदेव ने बोलना शुरू किया। जहां तक मैंने सुना है आपकी जानकारी में वसीयत बनाई गई है, क्योंकि अशोक जी और आप बचपन के दोस्त हैं। क्या मैंने गलत कहा गणेश दत्त जी? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अशोक को मुझ पर बहुत यकीन था, इसलिए उसने मुझे गवाह बनाया था। मैं और अशोक बहुत अच्छे दोस्त थे। जयदेव बीच में बोला। माफी चाहूंगा, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो अपनी सारी वसीयत रॉकी के नाम कर रहे थे तो? मैंने सबसे ज्यादा विरोध किया था इस बात का। अशोक अपनी वसीयत अपने बच्चों में बराबर बांटनी चाहिए, ना कि अकेले रॉकी के नाम करनी चाहिए। अशोक ने अपनी सारी वसीयत पहले अपने सारे बच्चों में बराबर बांटी थी, पर जयदेव तपाक से बोला। पर क्या? अशोक नंदा ने अपनी वसीयत बदली थी। क्या? जयदेव का मुंह खुला का खुला रह गया। हक्का बक्का सा उसका चेहरा देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना है वो हकीकत है। गणेश दत्त जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। मिस्टर जयदेव, अशोक नंदा अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करता था, जबकि उसकी 2 शादी हुई थी। जयदेव इस बार उछले बिना नहीं रह पाया। जो बात अब सामने आ रही है वो एकदम चौंकाने वाली है। पहली पत्नी कौन थी? अशोक की पहली पत्नी का नाम करिश्मा था। उनकी अरेंज मैरिज थी। वो कुछ कहने के लिए ही रुका। जयदेव ने गणेश दत्त से पूछा, फिर अचानक दोनों अलग कैसे हो गए? बात यह है कि शादी के करीब कोई 4 साल बाद करिश्मा ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक लड़का जिसे तुम बलवंत के नाम से जानते हो और दूसरा विनय। फिर करिश्मा एक दिन बाजार गई और फिर कभी घर नहीं आई। अशोक ने बहुत ढूंढा, वह पुलिस में रिपोर्ट करवाई, पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। शायद वो किसी के साथ भाग गई। क्या? किसके साथ? क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो? हाँ, गणेश दत्त बोला। तब तो नहीं, पर 1 सप्ताह बाद हम सबको पता चल गया कि राजनगर से कोई और भी गायब था। उसका नाम रमेश मित्तल था। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये बाद में पता चला। ये सब रमेश के दोस्तों ने बताया कि करिश्मा और रमेश मित्तल के शादी से पहले से ही आपस में अवैध संबंध थे। जयदेव बीच में बोला। यानी दोनों ने भागकर शादी कर ली? हाँ, गणेश दत्त बोला। मोहिनी की शादी अशोक नंदा से कैसे हुई? अशोक नंदा के पिता रमन नंदा का एक दोस्त जिसका नाम लाल सिंह था, उसकी इकलौती लड़की थी जिसका नाम है मोहिनी। मोहिनी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, जब तक मोहिनी के पति जसवंत का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ, जिसमें उसके पति की मृत्यु हो गई। उस समय मोहिनी को एक लड़की थी जिसका नाम साक्षी था। उस वक्त साक्षी करीब 2 साल की थी। मोहिनी अपने पिता के घर रहने लग गई। लाल सिंह अपनी बेटी मोहिनी को छोटी सी उम्र में विधवा देखकर बहुत दुखी रहने लगे, पर क्या करें, जो किस्मत में लिखा था वो तो हो चुका था। फिर अचानक एक दिन लाल सिंह से मिलने रमन नंदा आए। दोनों ने एक दूसरे की बात सुनी। दोनों ने अपना अपना दुख प्रकट किया। फिर अचानक मोहिनी के पापा ने रमन नंदा से अशोक के बारे में बात की। अशोक की शादी क्यों न मोहिनी से करवा दी जाए। दोनों के बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। इनके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। यह बात दोनों दोस्तों को अच्छी लगी। फिर अशोक नंदा व मोहिनी की शादी करवा दी। 2 साल बाद उन्हें एक लड़का हुआ, रॉकी। काफी समय से चुप बैठा जयदेव बोला, जो अपने पिता के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया है? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मिस्टर जयदेव। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। अरे कैसी बात कर रहे हो मिस्टर जयदेव? मैं अपने दोस्त के कातिल को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं।
जी बिल्कुल, कातिल जल्द ही पकड़ा जाएगा। अब मैं चलता हूं। गणेश दत्त खड़े होते हुए बोला। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जयदेव मुस्कुराते हुए बोला। मुझे भी। फिर वो दरवाजे से बाहर चला जाता है। जयदेव कार में बैठा और कार आगे बढ़ा दी। जयदेव सोचने लगा, अशोक नंदा ने अपनी 4 औलादों में से रॉकी के नाम ही अपनी सारी वसीयत क्यों की? आखिर इसके पीछे क्या कारण था? क्या मोहिनी ने अशोक नंदा पर दबाव डाला था क्योंकि मोहिनी रॉकी की सगी मां थी? इसलिए बात रही साक्षी की, तो वो तो एक न एक दिन पराई हो जानी थी। बलवंत व विनय क्योंकि करिश्मा के बच्चे हैं। कई सवाल हैं जिन्हें ढूंढना जरूरी है। शाम के 5 बज रहे थे। एक कार अचानक एक होटल के आगे रुकी। होटल पर बड़े शब्दों में राज पैलेस लिखा हुआ था। कार से एक औरत बाहर निकली। पूरे शरीर पर इस समय काले रंग के कपड़े थे। चेहरा बुर्के में ढका हुआ था। आप समझ गए होंगे कि वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वी है। पूर्वी होटल में आते ही काउंटर पर गई। काउंटर पर एक नौजवान युवक बैठा था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? वो नजाकत से बोला। जी, मुझे रूम नंबर 224 में जाना है। अच्छा, वो दूसरे फ्लोर पर है। पूर्वी थैंक्स कहकर आगे चलती। थोड़ी देर में पूर्वी रूम के अंदर होती है। बहुत देर लगा दी। एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसकी उम्र का सही से अंदाजा लगाना मुश्किल था, वो बोला, जिसके सिर पर बाल सफेद थे, चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, आंखों का रंग नीला था, पेट हल्का बाहर की तरफ निकला हुआ था। रहस्यमयी व्यक्ति ने पूर्वी से बोला, क्या इतना जरूरी था हमारा यहां मिलना? मुझे पता है, पूर्वी बोली। हम बाहर भी मिल सकते थे, पर बाहर बहुत खतरा है। कह तो तुम सही रही हो, पर साक्षी ने जब से उस जासूस को हायर किया है, तब से वो हमारे गले की हड्डी बना हुआ है। न साला निगला जा रहा है, न उगला जा रहा है। अपना प्लान एकदम सही चल रहा था, पर ये जासूस साला अपने हर काम में अपनी टांग अड़ा रहा है। मैं कहती हूँ इसका कुछ करो, वरना ये हम तक भी पहुंच जाएगा। रहस्यमयी व्यक्ति बोला। वैसे मुझे लग रहा है कि इंस्पेक्टर और इस जासूस के बीच जरूर कोई पुरानी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को एक आंख नहीं सुहाते। जहरीली मुस्कान के साथ पूर्वी बोली। मैंने सब तैयारी कर रखी है। उस जासूस को ऐसी चोट मारेंगे, ऐसा तड़पेगा जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है। वैसे तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया था। अशोक नंदा को मारकर रॉकी को फंसा दिया, और सब लोग सोचते हैं कि एक बेटे ने पैसों के लिए अपने बाप को मार दिया, पर यह तुम्हारे बिना नहीं हो पाता। पूर्वी की तरफ इशारा करके रहस्यमयी व्यक्ति बोला। अगर तुम नहीं होती तो रॉकी को फंसाना बहुत मुश्किल था, मगर तुम्हारे कहने पर चलता तो पुलिस को पक्का शक हो जाता कि रॉकी को फंसाया जा रहा है। पूर्वी व्यक्ति को घूरते हुए बोली। तुमने उल्टा रास्ता अपनाया। कोई सोच भी नहीं सकता कि असली जाल तो हमने रॉकी के लिए ही बिछाया था। पहले विनय को शक के दायरे में लाया, फिर रॉकी को फंसाया, ताकि किसी को शक नहीं हो कि हमारा शिकार रॉकी था, न कि विनय। वैसे तुम्हारे दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी। तुम बहुत दूर की कौड़ी लाए। शुक्रिया तारीफ के लिए। रहस्यमयी व्यक्ति के लबों पर एक धूर्त मुस्कान थी। अभी काम पूरा नहीं हुआ। फिर रहस्यमयी व्यक्ति पूर्वी को आगे की योजना बताने लगा। योजना सुनने के बाद पूर्वी के होठों पर एक मक्कारी भरी मुस्कान थी।